दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था एक विद्यालय का, जहां पर विद्यालय बंद मिला। और मैं आपको बताऊं, ऐसे पूरे प्रदेश में न जाने कितने विद्यालय होंगे जो समय से बंद हो जाते होंगे। लेकिन आज मैं वही शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार खोलने जा रहा हूं। इतना बड़ा स्कैम जो चल रहा है उसके बारे में आपको हम बता दें। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लाई है, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, आप अगर नहीं जानते होंगे तो पहले आप ये जान लीजिए भली भांति कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो सरकार ने लाया है पूरे प्रदेश में, यूपी गवर्नमेंट ने, इसमें क्या है, किसी भी जाति, धर्म और मजहब का कोई भी बालक, गरीब जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता होगा, उसको पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यानी 1 से लेकर के 8 तक मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा का मतलब ये मत आप समझिएगा कि जो ये प्राइमरी विद्यालय जो गवर्नमेंट का चल रहा है उसमें मुफ्त शिक्षा हो रहा है, वो मैं ये जो शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखे होंगे कोई भी गारमेंट स्कूल है, सेंट जॉन्स हुआ, साफेज हुआ, सनबीम हुआ, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में जो इंग्लिश मीडियम से चलते हैं। उसमें हर एक परिवार, मतलब पूरे विद्यालय में 25% कोटा जो है बच्चों के लिए क्लास वाइज आरक्षित है। क्या जो बच्चे, जो कोटा सरकार आरक्षित की हुई है, उन बच्चों को सुविधा दिया जा रहा है? वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वो पैसे जो आ रहे हैं किनके खाते में जा रहे हैं? ये सब सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। और जब हमने इसका तहकीकात किया तो ये सच साबित हो रहा है कि पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन चल रहा है। कुछ इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर खालिद साहब। खालिद साहब, आपका राह 24 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राह 24 चैनल और अभिव्यक्ति इंडिया को दीपावली की शुभकामना देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने देशवासियों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो सवाल पूछा है, तो सरकार ने जो व्यवस्था की है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जी, कोई भी छात्र हमारा वंचित न रह जाए एजुकेशन के लिए, इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार ने बनाया जी। और एक ऑब्जर्विंग किया कि ऐसे लोग जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं जी, उनके बच्चे शिक्षा धनाभाव में शिक्षा न ग्रहण कर सकें तो ये बड़ी ख़राब बात होगी जी। इसलिए सरकार ने 20% ऐसे छात्रों जिनके अभिभावकों की आमदनी बहुत थोड़ी है उनको छात्रवृत्ति दिया और उस विद्यालयों को जहाँ के उनके वो बच्चे पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों की जो शुल्क है जी, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए धन की व्यवस्था की जी, विगत गाजीपुर जनपद में जी, 2 विगत वित्तीय वर्षों में 2018-19 में 1,75,77,000 की धनराशि ऐसे छात्रों के शुल्क क्षतिपूर्ति के लिए शासन ने गाजीपुर जनपद को बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया। और इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,29,250 रुपए की धनराशि गाजीपुर जनपद को बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए कि ऐसे छात्र जिनका चयन किया जा चुका है उनके
अभिभावकों के खाते में या इस विद्यालय के माध्यम से उनको ये धनराशि उपलब्ध करा दी जाए और उन विद्यालयों के जिनके यहाँ बच्चे पढ़ें उनको क्षतिपूर्ति के रूप में धन दे दिया जाए। हमने इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी से सूचना मांगी थी जी। उस सूचना में ही ये बताया गया कि ये इतनी धनराशि 2018-19 और इतनी धनराशि जो है 2019-20 में उपलब्ध कराई गई है। आगे 20-21 में धनराशि का शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। और इसके साथ एक तो अप्रमाणित प्रति उन्होंने जो दिया उसके अध्ययन से ये पता चला कि 60% जो इन्होंने सूचना उपलब्ध कराई है उसमें विद्यालय के नाम मात्र है, विद्यालयों की कहाँ स्थित है इस विषय में नहीं बताया गया। और जो खाते बैंकों में खोले गए उसमें अधिकांश खाते जो देखे जा रहे हैं और वो जिनके विद्यालय का स्थान नहीं दिया गया, उसकी सूचना नहीं दी गई कि अमुक विद्यालय कहाँ स्थित है, उसके खातों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट मैक्सिमम जो नंबर दिए जा रहे हैं उसमें 60% खाते लगभग एक ही बैंक में खोले गए हैं। अब यहाँ संशय ये उत्पन्न होता है कि जो विद्यालयों की सूची दी गई है उनके जो खाते दर्शाए जा रहे हैं वो विद्यालयों के खाते न होकर लोगों के व्यक्तिगत खाते हैं जिसमें इस धनराशि को ट्रांसफ़र करके इसके अपव्यय कर लिया गया, इसको हड़प लिया गया है। मैंने दोबारा पत्र लिखे, फिर मैंने पत्र लिखा, मैं स्वतः जाके मिला, लेकिन इस सूचना को दबाए रखा गया और इसमें स्कैंडल है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको मैं रुकना चाहूँगा 1 मिनट। आपको मैं बता दूँ जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो घोटाला चल रहा है शिक्षा विभाग में, सबसे पहले इसमें ये प्रावधान है कि जिस बच्चे का एडमिशन होगा उसके लिए उस बच्चे के लिए 6,000 रुपये शासन स्तर से कापी और किताब के लिए आएंगे। और जो मंथली फीस होता है चाहे वो 2,000 रुपया हो चाहे 1,800 रुपया हो, सब वो मंथली फीस चाहे 2,500 रुपया हो वो गवर्नमेंट भरेगी उस विद्यालय को। अब ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अकाउंट उसमें दर्शाए जा रहे हैं विद्यालय कहीं और पर है, उसका ना एड्रेस लिखा गया है न पता लिखा गया है। और जो अकाउंट जिस बैंक का जिक्र किया जा रहा है वो बैंक जो है विद्यालय से कम अगर होंगे तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो ये सवाल लाजमी है, खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम इसमें चल रहा है। तो डॉक्टर साहब जो आपने मांगा था आरटीआई के तहत सूचना, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब क्या करने वाले? जो सूचनाएं दी गई हैं वो आधी अधूरी हैं जी। सूचना देने से ये लोग बहुत घबराते हैं। हाँ। तो जिसका स्पष्ट ये निष्कर्ष निकलता है कि पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है जी। अगर पारदर्शिता होती तो सूचनाओं को स्पष्ट दे दिया जाना चाहिए था जी। लेकिन सूचनाओं को न देना जी। तो इस बात का प्रमाण, भाई आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि इधर पारदर्शिता नहीं है। सरकार देखे चाहे कोई भी हो, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अगर धरती पर नहीं होता है तो अच्छी से अच्छी सरकार इस मामले में विफल है। और सरकार की विफलता का मूल कारण है, जैसे हमारी वर्तमान सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पे प्रदेश को लाने की बात करती है और नित देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं से प्रतिशत तो बहुत जो था उससे भी बढ़ गया जी। इसलिए आवश्यकता इसकी है। मैंने इस संदर्भ में अपनी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदया को भी मैंने एक व्हाट्सएप से एक पत्र लिखा था जी। और मैंने ये निवेदन किया था। मैं बड़ी तारीफ़ें सुनता हूँ जिलाधिकारी महोदया की कि इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं भ्रष्टाचार के मामले में जी। तो ये समझ के मैंने एक उनके भी संज्ञान में लाने के लिए कि मैंने एक पत्र लिखा था कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ज़ीरो टॉलरेंस पर ला दें, मैं हर विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब विभागों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको ज़ीरो टॉलरेंस पे ला दें और शिक्षा के
गुणवत्ता और उसकी जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त कर दे तो हमारी सामाजिक समस्या की पहली सीढ़ी जो है वो एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, तो समाज का निर्माण भी बहुत सुंदर और अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं, अगर मेरी आवाज़ पहुंच सकेगी जिलाधिकारी महोदया के यहाँ, तो मैं ये चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 18-19 और वित्तीय वर्ष 19-20 में अल्प आय वर्ग के बच्चों की जो क्षतिपूर्ति, शुल्क क्षतिपूर्ति और उनको जो छात्रवृत्ति के रूप में जो धन शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया, इसकी गहनता से जांच करा के ये देख लें कि ये धनराशि उन तक पहुंच पाई है कि नहीं। अगर नहीं तो ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो जो पिछले वित्तीय जो पैसा आने वाला है वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप जैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे विद्यालय 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और एक ही बैंक में सारे जो कुछ ऐसे विद्यालय हैं उनका एक ही बैंक में, तो ग्रामीण जैसे यहाँ से 15 से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हो, और वो कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि इस बैंक में अकाउंट आ रहा है, क्या आपके पास वो साक्ष्य है? असल में देखिए, पहले जब बहुत चरम सीमा पर था सामान्य उसमें छात्रवृत्ति का मामला उच्चतर माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का, तो इसके लिए मैंने बहुत लड़ा था। छात्रवृत्ति के मामले को लेकर बहुत बड़ा स्कैंडल था गाजीपुर जनपद में, तो बहुत पूर्वांचल में था, पूर्वांचल में सबसे आगे गाजीपुर था छात्रवृत्ति के घोटालों के मामले में। अभी जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस समय उन बैंकों की बड़ी भूमिकाएं थी जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं थे। अच्छा, उसमें कोऑपरेटिव बैंक की बहुत बड़ी भूमिका थी जी। तो इस पर जब विरोध दर्ज कराया गया था, मैंने कहा कि भाई इसको आपको राष्ट्रीयकृत बैंक में लाना चाहिए। तो उस समय एक शासनादेश आया था कि कोई भी किसी भी विद्यालय का खाता जो है वो कोऑपरेटिव सहकारी बैंकों में न खोले जाए, और सहकारी बैंकों में ही नहीं किसी गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में न खोले जाए। तो मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया आज भी चल रही होगी कि इनको गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते नहीं खोले जाने। तो आपके पास वो साक्ष्य है, क्या सबूत है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है और उसमें जो बच्चों का छात्रवृत्ति जो आ रहा है पढ़ने के लिए, कुछ है क्या आपके मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको देख लीजिए ना। अगर ऐसा है तो इसको इस कसौटी पर लाया जाना चाहिए ना। बिल्कुल, कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक है कि नहीं है। अच्छा, और अगर है भी तो ये एक जांच का विषय है कि किसी एक ही बैंक में उन तमाम छात्रों का, एक चीज़ और है इसमें दिख रही है सूची में। वो कौन सा बैंक है जो आप कह रहे हैं जिसके बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं? पहले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से था। हाँ। तो ये सहकारी बैंक भी थे इसमें। हाँ। तो उसको बंद कर दिया था और कोऑपरेटिव इसको भी बंद कर दिया था। बाद में अभी खाते खुले हैं तो बात पुरानी हो गई तो उसमें ये होगा कि भाई फिर से हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए और वो दिख नहीं रही है। भाई बच्चों का आप नाम दे रहे हैं तो 10 बच्चों का आपने नाम लिया, उसमें 2 बच्चों के विद्यालय को आप बता रहे हैं, 8 बच्चों के विद्यालय को नहीं बता रहे। आप सूची में विद्यालयों के नाम बता रहे हैं और विद्यालय कहाँ स्थापित है आपने 20 नाम लिए, उसमें 16 जो है वो उनके स्थान का पता ही नहीं। कुछ विद्यालयों का ऐसा नाम दिखाइए जिसमें एड्रेस लिखा गया हो और कुछ का नहीं लिखा गया है, वो चीज़ आप मुझे दिखाइए। मेरे हाथ में जी ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची है जी। अब इसमें इन्होंने पहला नाम लिया राज पब्लिक स्कूल मिस्र बाजार, एक नाम है जी। अब दूसरा नाम ले रहे हैं आदर्श बाल विद्या मंदिर, इसको ये नहीं बताया जा रहा कि ये है कहाँ। फिर तीसरा नाम लिया जा रहा है इनाम पब्लिक स्कूल, इसको भी नहीं बताया जा रहा है, इसमें सूची में उसके स्थान का पता नहीं है। फिर डॉक्टर BR
अंबेडकर ये रजदेपुर ये नाम बताया जा रहा है। आर्यन पब्लिक स्कूल नहीं बताया जा रहा है। श्री महादेव नहीं बताया जा रहा है। एनएम राज कपूर ये भी नहीं बताया जा रहा है। सावित्री पब्लिक स्कूल नाम नहीं बताया जा रहा है। रामदास नाम नहीं बताया जा रहा है। कमला शिशु मंदिर नाम नहीं बताया जा रहा है। शिवपूजन शिक्षा निकेतन नाम नहीं। इस तरह से चलिए ठीक है, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा है। अब जरा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि देखिए यही लिस्ट है और इसमें जो सारे विद्यालय हैं जितना इन्होंने बताया, सिर्फ एक आध दो विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो किसी का एड्रेस नहीं लिखा गया है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब विद्यालय का एड्रेस नहीं है और कहीं से मालूम भी चला है तो इन विद्यालयों की दूरी जो है जिला मुख्यालय से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वो सभी विद्यालय जो हैं जो बैंक हैं वो शहर में मौजूद हैं और उन विद्यालयों का चाहे वहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो 15-20 किलोमीटर, कोई मोहम्मदाबाद में विद्यालय है तो कोई सैदपुर में है तो कोई कासमाबाद में है तो कोई जखनिया में है, इस तरह से। लेकिन ये जो बैंक बता रहे हैं सर वो सारे एक ही बैंक में उन बच्चों का अकाउंट खुला हुआ है। तो ये सवाल संदेह के घेरे में ज़रूर होता है। डॉक्टर साहब आप आगे क्या करेंगे? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी जो पहले जो हमारे पास पहला पृष्ठ है जी, इसमें 31 विद्यालयों के नाम हैं और 31 विद्यालयों के नाम में 19 जो है उनका खाता एक ही बैंक में एक ही बैंक में हाँ, 19 विद्यालय ऐसे हैं जिनका खाता एक ही बैंक में जो मैं कह रहा था, चाहे कोई मोहम्मदाबाद में हो कहीं चाहे हो, जखनिया में हो, एड्रेस तो लिखा कहाँ है जिसका खाता। हाँ, उनके धरातल पर है भी कि नहीं है, यदि उनके 19 तो इसी में है। हाँ। इसी तरह दूसरे तीसरे चौथे पेज पे बढ़ते चले जाएंगे तो यही स्थिति विद्यमान है जी। तो इसका क्या संदेश जाता है जी? कोई भी सामान्य मस्तिष्क का आदमी भी वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि उसके मन में ये धारणा उठेगी कि इसमें कहीं ना कहीं लोचा है, बड़ा खेल खेला गया है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, यह शिक्षा का मामला है और सरकार के एक बेहतरीन योजना है एजुकेशन के मामले में कि बच्चे हमारे देश के, हमारे समाज के कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो इस पर इसको देखा जाना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा, सरकार पानी की तरह से शिक्षा के लिए पैसे जो बहा रही है, वास्तविक क्या उन गरीबों तक, आम लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आरटीआई के तहत ये सूचना मांगा है और आगे इस पर ये लड़ाई लड़ेंगे। आगे एक ही व्यक्ति ऐसा लड़ाई लड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों से विनती है हमारी कि अगर आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हों राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत इन सब गवर्नमेंट विद्यालयों में अगर आपसे पैसे का मांग किया जा रहा है तो आप हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना कुछ शिकायत या सुझाव भी लिख करके हमें भेज सकते हैं। आज तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद।